The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस के टॉपिक को कवर कर चुके हैं. ये जितना भी टॉपिक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट था वो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है. इनफैक्ट हमने डिफरेंट फंक्शंस को भी देखा है. लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस. उसके बाद में हमने नॉन लीनियर फंक्शंस को देखा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शंस. पिछली वीडियो से हमने एक नई टॉपिक को शुरू किया था जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें जो कर्व्स होते हैं, जो ग्राफ्स होते हैं, उनका एनालिसिस करने का एक तरीका होता है. और जो कर्व होते हैं, ग्राफ होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इकोनॉमिक्स में. ये तो हम सब जानते ही हैं. इकोनॉमिक्स का जो बेस है, डिमांड, सप्लाई, यहीं पे कर्व्स बनने शुरू होते हैं. आज के इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन गिवन है और हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं आपको बता देती हूं कि मैंने स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के भी कोर्सेज अपलोड किए हुए हैं. अगर आपको स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स में कोई डाउट है तो आप चैनल का प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आपको लगता है कि मैंने कवर नहीं किया है तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. आई वुड ट्राई टू कवर दैट टॉपिक एज सून एज पॉसिबल. देखिए, आज हमें समझना है कि जो दो पॉइंट्स एक प्लेन में गिवन है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि हमारा ये प्लेन होता है ओ एक्स वाई, यानी कि इसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं. ठीक है, और मैंने बताया था दो ऑर्डर्ड पेयर मिलके एक हमारा पॉइंट बनाते हैं. तो जब हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ठीक है, लेट्स से एक ऑर्डर्ड पेयर हमारा हो गया एक्स वाई, तो ये हमारा एक पॉइंट है, x1 y1 कर देते हैं. दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा x2 y2 है, ये हमारा दूसरा पॉइंट है. ठीक है, तो जो डिफरेंस इन दोनों के पॉइंट में है, यानी कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, वो अगर हम ग्राफ के थ्रू पता करना चाहें तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से करते हैं. ठीक है, लेकिन अब हमें समझना ये है कि इस कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत क्यों है. देखिए, कई बार हमें डिस्टेंस पता करना होता है दो शहरों के बीच में, कई बार हमें डिस्टेंस पता करना होता है लेट्स से दो घरों के बीच में, दो मोहल्लों के बीच में, दो लोकेलिटी के बीच में. बेसिकली दो पॉइंट्स जो एक दूसरे से फार लोकेटेड है, उनके बीच का अगर हमें डिफरेंस पता करना है तो हम इस तरीके से करते हैं. लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर है A, जिसका ऑर्डर्ड पेयर है x1 y1. एक पॉइंट यहाँ पर है B, जिसका ऑर्डर्ड पेयर है x2 y2. ठीक है, अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर हमें ओरिजिन से पता करना है कि ओरिजिन से कितना डिफरेंस है, यानी कि 0 0 से जब हमने x1 और y1 को चला, ठीक है, तो कितना डिफरेंस है. जब भी एक वैल्यू हमारी ओरिजिन से होगी तो वो निकालना बहुत इजी होता है. लेट्स से हमारा a x1 y1, b हमारा x1 y2. ठीक है, यानी कि आप देखेंगे इसमें x1 और x1 दोनों सेम है, यानी कि इसमें क्या है, हमारा सेम एबिस्का है. सेम एबिस्का से क्या मतलब है? देखिए, पहले मैंने आपको बताया कि ओरिजिन से निकालना आसान होता है. दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि जो एबिस्का सेम होता है, यानी कि जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो सेम होता है, यानी कि एक पॉइंट है दोनों में x1. तो इसमें हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे सिंपली, अगर y2 y1 से बड़ा है तो, और y1 माइनस y2 कर देंगे अगर y1 बड़ा है y2 से. ये वाली कंडीशन इसमें क्यों लगाई है हमने, बड़े होने वाली कंडीशन? बड़े होने वाली कंडीशन हमने इसलिए लगाई क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है. डिस्टेंस नेगेटिव ना हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा फाइनल आउटकम है उसमें कंसीडर किया जाए कि अगर हमारा y2 बड़ा है तो y2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारा y1 बड़ा है तो y1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, लेट्स से A हमारा 20-25 है और B हमारा 20-40 है. तो आप देख रहे होंगे इसमें x तो सेम है 20-20, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, y2 माइनस y1. क्यों? क्योंकि y2 बड़ा है. 40 माइनस 25. ठीक है, 40 माइनस 25 15 आ गया. अब दूसरी कंडीशन लेते हैं.
लेट्स से ए हमारा है 15 20 और बी हमारा है 15 -5। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे कि हमारे जो x के कोऑर्डिनेट्स है जो 15 15 है वो तो सेम है, लेकिन हमारा क्या अलग है, ये वाली कंडीशन हमारी अलग है। इसमें क्या है, हमारा y1 ग्रेटर देन y2 है, तो हम क्या करेंगे, y1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, y1 माइनस y2। y1 की वैल्यू क्या है 20 माइनस y2 की वैल्यू क्या है -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें सेम अबिस का गिवन है तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए। सेम वे अगर हमारे पास सेम ऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है, यानी कि हमारी अगर y की वैल्यूज जो है वो सेम है और x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, यानी कि अगर x1 y1 b x2 y1, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए इसमें x की वैल्यूज चेंज हो रही हैं और y की वैल्यूज जो है सेम है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, सिंपल, x1 माइनस x2 इफ x1 इज ग्रेटर देन x2। सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। डिफरेंस क्या है, सिर्फ उसमें हमारे जो x के कोऑर्डिनेट्स थे वो सेम थे, इसमें हमारे जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम है। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। कब समझ में आया हमें, जब हमने समझा कि ओरिजिन से कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर हमारे पास सेम अबिस का है तो उससे कैलकुलेट करना आसान है, अगर हमें सेम ऑर्डिनेट्स गिवन है तो कैलकुलेट करना आसान है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे सिचुएशन हो जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें कुछ भी सेम ना हो और ओरिजिन से ना हो, तो उस केस में हम जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए लेट्स से हमने माना एक जो हमारा पॉइंट है x1 y1 b x2 y2, अब हम इनको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब हमने ऐड किया तो अब हम समझ सकते हैं कि हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो जो ए पॉइंट है इसको एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसी तरीके से हम बी से भी एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे, डॉट 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 का मतलब ये कि हमने ड्रॉ किया है, अपने आप से कंस्ट्रक्शन किया है। तो लेट्स से ए एल और यहाँ पे बी एम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बनाने का क्या एडवांटेज होता है कि उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को लगा के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो राइट एंगल बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एक हाइपोटेनस चाहिए, एक परपेंडिकुलर चाहिए और एक बेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट से बी एम पर। ठीक है, ये हमने एक और परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया, लेट्स से ये एन, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो हमारा ट्राइंगल ए एन बी है ये हमारा 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया है, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल भी बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए एन बी। अब हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए जब मैंने आपको लॉजिक चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें भी आपको पाइथागोरस थ्योरम समझाई थी। मैं आज फिर से समझा देती हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है तो जो उसमें हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है जो 90 डिग्री की लाइन हम ड्रॉ करते हैं, बेस जिस पे ड्रॉ होती है और हाइपोटेनस जो होता है किसी भी ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है। अब हमें इसमें वैल्यूज को पुट करना है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, ए बी। तो क्या लिख देंगे हाइपोटेनस की जगह, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ए एन है। देखिए हमने ए से एन को ड्रॉ किया था, ए एन स्क्वायर, और हमारा जो बेस है वो क्या है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, बी एन। ठीक है, तो ये हो गया बी एन। अब अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को समझें तो ए बी हमें ड्राइव करना है। ठीक है, ए बी के तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं ना, ए बी तो ढूंढ रहे हैं, और ए एन और बी एन की हेल्प से करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए एन की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अगर ए एन सेम है तो एल एम भी सेम होगा। अगर मुझे इस
अब आप उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ये an वाला पार्ट भूल जाइए और आप ये समझिए कि केवल इतना ही फिगर है, यानी कि हमें इस रेक्टेंगल में lm की वैल्यू निकालनी है। जो lm की वैल्यू होगी वही an की भी वैल्यू होगी। तो अगर हमें lm की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? an इज इक्वल टू lm इज इक्वल टू, अगर हम इस पूरे में से OM यहां से लेके यहां तक, इसमें से OL को ये वाला पोर्शन हटा दे तो हमारे पास केवल LM बचेगा। ठीक है, इतना हमारे पास टोटल है यहां तक का। अगर इसमें से हम ये पोर्शन हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल LM की वैल्यू बचेगी। तो और वो निकलेगा कैसे? OM में से OL को हटा देंगे, यानी कि पूरे में से OL को हटा देंगे। इसको क्या बोल सकते हैं? x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1 कैसे? क्योंकि अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लेके जाए तो यहाँ पे x2 y2 है, ये क्या हो गया हमारा? x2 y2, ये क्या हो गया हमारा? x1 y1। तो इनके बीच में कैसे कर देंगे हम? x2 माइनस x1। इसी तरीके से अगर हमें bn की वैल्यू निकालनी है तो हम bn की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, पूरी जो लाइन है, जो bm लाइन है, इसमें से अगर हम nm का पोर्शन हटा देंगे तो हमें bm मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि bm माइनस bn। ठीक है, bm पूरे में से, ये जो पूरी लाइन है bm पूरी लाइन है, इसमें से हम nm हटा देंगे, nm हटा देंगे, bn नहीं सॉरी nm हटाएंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी? हमारी bn की वैल्यू आ जाएगी। और इसको हम किस तरीके से निकालेंगे? y2 माइनस y1। सेम फॉर्मूला है, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 क्यों लेंगे? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स जो है यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या होगा? ये कोऑर्डिनेट x2 y1, y तो सेम रहेगा ना, इसीलिए y2 माइनस y1। अब देखिए, हमें जितनी वैल्यू रिक्वायर्ड थी वो सब मिल गई हैं। हमें ab का स्क्वायर निकालना है, an की वैल्यू हमारे पास आ गई है, bn की वैल्यू आ गई है। अब हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ab स्क्वायर इज इक्वल टू, an की वैल्यू क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस bn की वैल्यू क्या है? y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें स्क्वायर गिवन है और जब हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? अंडर रूट। ab इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो हम इसके बीच का जो डिस्टेंस है ab का वो कैसे निकाल सकते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ab का बीच का जो डिस्टेंस है। और समझने वाली बात यह है कि जो हमने, जब हमारा सेम एबिस का सेम ऑर्डिनेट था ना, तो हम उसमें कंसीडर करते थे कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो x2 माइनस x1 करेंगे, अगर x1 बड़ा है तो x1 माइनस x2 करेंगे। ये सब इसमें कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर है। अगर कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट होने के बाद लेट्स से -3 भी आ रहा है तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू 9 ही कंसीडर होगी। -3 और 3 दोनों का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन को देखा और हमने समझने की कोशिश की कि किस तरीके से हम दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम की वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर हमें दो पॉइंट एग्जैक्टली गिवन है, अगर x1 y1 x2 y2 की जगह कोई न्यूमेरिकल पॉइंट्स गिवन है तो किस तरीके से निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो प्लेन्स गिवन होते हैं, तो दो पॉइंट्स गिवन होते हैं एक प्लेन में, उसका किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो जो हमारे दो पॉइंट्स गिवन है वो है a 18.8 b 10.2 और हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। a 18.8 यानी कि हमारा जो एक पॉइंट है 18.8 यानी कि x की वैल्यू 18 समवेयर यहाँ पे a, ये मैं रैंडमली ड्रॉ कर रही हूँ, आर्बिट्रेरी ड्रॉ कर रही हूँ, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है। एग्जैक्ट फिगर तो आपको ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा, बस आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से मैं क्लियर कर रही हूँ। b जो है हमारा 10 की वैल्यू, हमारी जो x की वैल्यू है वो 10 है और x की वैल्यू 10 है क्योंकि 18 जो है वो 10 से बड़ा होता है, तो b की वैल्यू कहीं पीछे आएगी और y की वैल्यू 2, ये ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हमें गिवन हैं a और b और हमसे पूछा गया है कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। ठीक है,
तो जब हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो इस तरीके से हमें गिवन होता है ए बी, फिर हम उस पर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। परपेंडिकुलर को ड्रॉ करने के बाद में इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के बाद में हम वैल्यूज को ड्राइव करते हैं। लास्ट वीडियो में जब हमने पाइथागोरस थ्योरम को लगाया था तो हमारी ये एक फॉर्मूला निकल के आया था जो कि जनरल फॉर्मूला था। इसको हम किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। अगर a की वैल्यू 18.8 है, b की वैल्यू 10.2 है, ठीक है, तो इसमें हमारे x1 की क्या वैल्यू है, x1 हमारा 18 है, y1 हमारा 8 है, x2 हमारा 10 है और y2 हमारा 2 है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है। ठीक है, शुरू करते हैं। ए बी इज इक्वल टू, वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 18 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 8 का स्क्वायर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 10 में से 18 जाएंगे तो माइनस का 8 स्क्वायर, 2 में से 8 गए तो माइनस का 6 स्क्वायर। अब समझने वाली बात यह है क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अब हम -8 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आएगा 64 और -6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 √100 और ये किसका रूट होता है 10 का रूट होता है। ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि जो हमारी ए बी है इसके बीच का क्या डिफरेंस है 10 यूनिट्स। ठीक है, इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था, यही हमें समझना था। कई बार ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना भी पूछे जाएं तो ये बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।